बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाकर जेडीयू की कमान संभाल चुके हैं और फुल एक्शन में आ गए हैं। साथ ही पार्टी के सभी ओहदेदारान को भी एक्टिव मोड पर रहने की हिदायत दे चुके हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार का जेडीयू सदर बनना महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत यह फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार के नए दांव से एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन पशोपेश में है कि आखिर असल कहानी क्या है। क्या नीतीश कुमार के नए दांव से इंडिया अलायंस पर दबाव बनाकर 2024 के लिए पीएम फेस बनने की चाल चली गई है, या फिर ऐसा करके उन्होंने पार्टी को टूटने से बचा लिया है? कहीं ये एनडीए में जाने के लिए उठाया गया कदम तो नहीं है? यही तमाम सवाल हैं जो इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, जो इस वक्त सियासी गलियारों में एक दूसरे से कहे जा रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। इन तमाम सवालों की बात अगर हम करें, ये सवाल हैं, और साथ ही ये भी यहां पर जिक्र होता है कि इसके अलावा एक बड़ी बात ये भी है कि नीतीश कुमार के जेडीयू प्रेसिडेंट बनने से बिहार की सियासत पर और बिहार की जो मौजूदा हुकूमत है उस पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही बिहार बीजेपी की तर्जुमानी करने के लिए दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी जो है अपनी बात रखेंगे। इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजरे हसन साहब, और इन सब के अलावा हमारे साथ हैं सीनियर सहाफी खालिद रजा खान साहब। एक सहाफी की नजर से किस तरीके से ये जो सियासी घमासान है या जो सियासी चालें हैं ये क्या कुछ कहती हैं 2024 के लिए, ये अपनी बात रखेंगे। और इन तमाम लोगों के अलावा इन तमाम बातों पर जवाब देने के लिए जो जनता दल यूनाइटेड है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनकी नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उपेंद्र जी। मैं आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं और पहला सवाल कांग्रेस के लीडर नजरे हसन साहब आपसे। नीतीश कुमार के नए दांव को कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है? क्या लगता है कांग्रेस, क्या कुछ उसकी समझ में आ रहा है कांग्रेस की? क्योंकि जो इंडिया अलायंस है वहां पर नीतीश कुमार हैं, और अगर हम बिहार हुकूमत की बात करें जो महागठबंधन के तहत एक तरीके से जो वहां हुकूमत चल रही है, कांग्रेस उसकी अलाई है। तो किस नजरिए से देख रही है कांग्रेस इस नए कदम को नीतीश कुमार के? नजरे हसन साहब। देखिए, जहां तक जेडीयू प्रेसिडेंट की बात है तो वो बने हैं, बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बिहार में बहुत ज्यादा काम किया है। और हम नहीं, देखिए ये पार्टी का, जेडीयू का ये इंटरनल आंतरिक जो भी उनके संगठन में फेरबदल है, ये उनका जेडीयू का अपना एक संगठन की चीजें हैं जिसमें हम नहीं चाहते हैं कुछ भी कमेंट करना, ये उनका इंटरनल मैटर है। जहां तक हमारी बात है और नीतीश जी की बात है, इंडिया अलायंस बिल्कुल एकजुट है। हाँ। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 2024 में हम इंडिया अलायंस, बीजेपी एनडीए अलायंस को बुरी तरीके से चुनाव में इंशाल्लाह हराएंगे। जी दानिश साहब, बीजेपी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और जैसे मैंने जी अच्छा, इस वक्त दानिश जी हमारे साथ शायद नहीं है, वो टेक्निकल कुछ इशू है जिसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर खालिद रजा खान, मैं आपके पास आता हूं एक सहाफी के नजरिए से, चूंकि जैसे मैंने कहा कि भाई ये तमाम जो है वो मार्केट में बातें शुरू हो गई हैं कि कहीं नीतीश कुमार का जो ये फैसला है ये दबाव बनाने के लिए तो नहीं है इंडिया अलायंस पर, या फिर वो एक खबर ये भी आई थी कि पार्टी टूटने वाली थी, कुछ इस तरह के कुछ जो है वो 11 रुकन असेंबली जो है वो उन्होंने पार्टी के उन्होंने कहीं अलग से बैठक की और पार्टी तोड़ने की कुछ बात हुई और कोई दूसरी पार्टी को मतलब एक मिलने की, ये तमाम चीजें हुई हैं। मतलब ठीक है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये इस तरह की खबरें थी मार्केट में। मगर एक सहाफी होने के नाते क्या कुछ देख रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये क्या कुछ कहता है 2024 के नजरिए से अगर हम देखें तो? देखिए, अगर इसको एनालाइज किया जाए कि जेडीयू के जो प्रेसिडेंट है वो नीतीश कुमार क्यों बन गए, इसकी कई वजूहात हो सकते हैं जी। एक तो कि जिस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन के लिए और जो कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, हाँ, उसके मुताबिक उनकी जिस पार्टी से उनकी लड़ाई है सबसे ज्यादा जी, आरजेडी में तो ओबीसी ही अध्यक्ष है जो उनका प्रेसिडेंट है पार्टी का। बीजेपी ने भी एक स्ट्रेटजी के तहत सम्राट चौधरी जो ओबीसी ही हैं उनको बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। तो जेडीयू ऐसी पार्टी थी जिसका प्रेसिडेंट जो है वो ओबीसी से नहीं था, वो हाँ। ललन सिंह ओबीसी नहीं, ललन सिंह अपर कास्ट से आते हैं। तो एक वजह यह हो सकती है कि
खुद को चूंकि कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है और ओबीसी की बात करते हैं, तो खुद चूंकि ओबीसी से समाज से आते हैं, तो एक ये कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब वो ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी कि पार्टी की कमान किसके और किसके हाथ में। ये क्लियर हो गया, एक मैसेज चला गया, एक मैसेज देना था ये। और इसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार ने कहा है, अध्यक्ष बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद नीतीश कुमार का यह बयान कि वो पूरे मुल्क में जाएंगे, कैंपेन करेंगे और जो कास्ट बेस्ड सर्वे कराया है और जिस तरह से रिजर्वेशन की बात और पार्टी के जो ओहदेदार आए उनके साथ बैठक करके उन्होंने कहा कि भाई आपको फला फला सूबे में जाना है और जो हुकूमत के काम है, यानी नीतीश कुमार की जो हुकूमत है बिहार में, उसके जो काम है, जो भलाई के काम किए हैं, फलाह बहबूदी के काम किए, वो बताइए जा करके। जी। और जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है और उसकी बुनियाद पर जो कास्ट बेस्ड सर्वे की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये इस कैंपेन को लेकर जाएंगे, दूसरी रियासतों में भी ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक मजबूत दावेदारी अब उनकी हो गई है पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद। और दूसरी और भी इसके कई वजूहात हो सकती हैं, जिस तरह से कयासाराइयां चल रही थीं और जिस तरह से शक व शुबहात के घेरे में थे ललन सिंह कि वो लालू यादव से बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं, कुर्बत बढ़ गई है उन दोनों की, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को किसी भी तरह से सीएम बना दिया जाए। और कुछ एमएलएज, यानी तकरीबन 11-12 एमएलएज को लेकर वो कई बार ऐसी बातें करते नजर आए। एक तरह से ये गॉसिप चलता रहा। जी, दो गुट में तब्दील हो गया। एक गुट जो है वो आरजेडी की हिमायत में है, दूसरा गुट बीजेपी की हिमायत में है। तो ये इस कयासाराई को, और चूंकि देखिए जब जो भी पार्टी प्रेसिडेंट होता है तो किसी दूसरे को अगर बात करनी होती है तो वो जिसको कहते हैं कि आधिकारिक तौर पर, तो वो पार्टी प्रेसिडेंट से ही बात करेगा। तो ललन सिंह से बात होती थी, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होती थी उसमें भी ललन सिंह पेश रहते थे पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते। तो अब क्या है, अब हर तरह से कमान जो है वो नीतीश कुमार के हाथ में पूरे तौर पर आ चुकी है। चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो बिहार को देख रहे हैं और पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर वो पूरी पार्टी को देख रहे हैं। जी, दोनों। चूंकि सिर्फ सरकार नहीं है, वो पार्टी के तौर पर इंडिया जो ब्लॉक है उसमें पार्टी के तौर पर शामिल है। अब किसी को किसी ललन सिंह से या किसी दूसरे शख्स से बात नहीं करनी होगी इंडिया ब्लॉक, डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट अब नीतीश कुमार से बात होगी। बिल्कुल। और अगर इसको तीसरे पॉइंट पर अगर आऊं तो जो और शक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं मीडिया के कुछ जो घराने हैं और जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो चूंकि ललन सिंह शक के घेरे में आ गए हैं कि वो आरजेडी से करीबी कुर्बत है उनकी और जेडीयू के लालू यादव से और कुर्बत है उनकी, वो मीटिंग करते हैं और तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार को अगर एनडीए से कुर्बत बढ़ानी है या बात करनी है तो वो अब डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब कोई बीच में नहीं है, अब बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, अब वो 1 to 1 बात करेंगे। और ये बात यादव जी, और ये बात लालू यादव के घर में पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि कौन पहुंचाएगा, क्योंकि डायरेक्ट बात जो फैसले लेंगे वो खुद करेंगे, कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं है। अशोक यादव जी, नजर हसन साहब ने कहा कि भाई मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, ये सब चलता रहता है। पार्टी की कमान किसके हाथ में हो, ये पार्टी के लीडर्स जो है वो जो आला कमान होते हैं वही तय करते हैं। क्या आपके भी यही सेम ख्यालात हैं या फिर आप इसको 2024 के आम इंतखाबात से जोड़ करके देख रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार अगर कोई फैसला करते हैं तो वो फैसला हवा में नहीं करते, हालांकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं करता, मगर नीतीश कुमार के बारे में खासतौर से ये बात कही जाती है। आप उनका पूरा पॉलिटिकल जो है वो करियर उठा करके देख लीजिए, पूरी तारीख उठा करके देख लीजिए, वो जब फैसला करते हैं तो उसके कुछ मतलब जो है महीनों के बाद कुछ नई खबरें जो है वो आती हैं, कुछ नए चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के इस नए फैसले को? पार्टी के अंदर अब कोई नहीं है, नीतीश कुमार है। देखिए, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन की कहलाई है और उसमें उनका इंटरनल जो भी मामला है उस मामले में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ इंटरफेरेंस या कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि जो उनको ये लगे कि हमारे इंटरनल मामले में ये लोग इंटरफियर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब पावर सेंटर माननीय नीतीश कुमार जी हैं तो फिर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। मेन बात होता है पावर सेंटर किसके पास है। तो पावर सेंटर माननीय नीतीश जी के पास है, तो उनको ऐसा नहीं कि ललन सिंह जी कोई थ्रेट थे या ललन सिंह जी से कोई चुनौती थी। अब उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, क्यों उन्होंने किया, कैसे किया, ये उनका पर्सनल मामला है। लेकिन इसका इंडिया गठबंधन की सेहत पे मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जो स्थिति है वो पूरे हिंदुस्तान में अगुआ बना है ये जो सामाजिक न्याय के आंदोलन था जी। और ये कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि
जिस तरह से मंडल कमंडल की राजनीति करके, धर्म और धर्म राष्ट्रवाद की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी एक देश में नया नैरेटिव सेट करना चाह रही है, ताकि लोग मूलभूत मुद्दों से भटके और जो उनका मैनिफेस्टो था 2014-2019 का, मैनिफेस्टो को डस्टबिन में डाल चुकी भाजपा। तो वो चाहती है कि कुछ ऐसा हो और मीडिया के द्वारा हो। तो इसलिए इस तरह का जो शिफ्टिंग हुआ है जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो उसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर चांसेस है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वहां पे ये दिक्कत है, वहां पे तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए ललन सिंह जी प्रयास कर रहे थे। हमने भी देखा आज तक और कई चैनल में कि इतना 11-12 एमएलए को लेके वहां पे उनको सपोर्ट करके तेजस्वी जी को सीएम बनाने की बात चल रही है। आप ये बताइए कि इस समय जब 2024 की तैयारी चल रही है, 2024 का चुनाव हमारे सर पे है, तो क्यों इस तरह का रिस्क? देखिए, मगर सियासत में तो सर कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। सियासत में कब कौन क्या फैसला ले, क्या उसके गणित है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, वो भी नीतीश कुमार जैसे बड़े लीडर के जहन में क्या कुछ चल रहा है, और कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ भी नहीं कह सकता। मैं एक पॉइंट यहां पर जोड़ना चाहूंगा, एक बयान जो बहुत अहम है, जो जैसे ही पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं, जेडीयू के प्रेसिडेंट बनते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद केसी त्यागी का बयान आता है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, राजनीति में असहमति होती है। बिल्कुल। अब इससे मगर एक चीज और उन्होंने कही, और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि नीतीश कुमार 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं बिहार के ऊपर, बिहार में राज चल रहा है उनका पिछले 18 साल से, और नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं, सियासत उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। इसका मतलब इसके अंदर एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। दानिश के पास मैं चलूंगा। बीजेपी बिहार से आप हैं, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश की और बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क की सियासत को असरअंदाज करती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। दानिश जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप नीतीश कुमार के इस कदम को, इस नए दांव को, इस नए फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा है बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार यहां जेडीयू के सर्वे सर्वा बने, पार्टी के सदर बने, तो जो बिहार बीजेपी इकाई है, बिहार के जो लीडर्स हैं, वो उन्होंने एक बैठक की बाकायदा, और जो डिप्टी सीएम रहे हैं, मतलब जो है यानी बिहार हुकूमत में तारकिशोर जी, उन्होंने साफ तौर पर हालांकि कह दिया है कि दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं नीतीश कुमार के। मगर केसी त्यागी का यह बयान भी बहुत अहम है कि सियासत में ना कोई परमानेंट किसी का दुश्मन होता है, ये हमेशा ये बात कही जाती है, मगर ये बहुत बहुत क्लियरली उन्होंने कही है केसी त्यागी साहब ने। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस तमाम पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी को ललन सिंह ने, लालू प्रसाद यादव ने, सब लोगों ने सूत्रधार बनाया इंडी गठबंधन का जी। और नीतीश कुमार ने सारे दलों से जाकर के मिलने का काम किया, लोगों को एकजुट करने का काम किया, और ये साफ दिखाया कि नीतीश कुमार जो है वो या तो इंडी अलायंस के संयोजक बन सकते हैं, या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ। लेकिन मजबूर इतने हो गए कि खुद अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी जो अपनी करने आगे आता है जी। कहीं ना कहीं ललन सिंह ने नीतीश कुमार के साथ तो सामने दिखता है, जो ऐसी बातें आ रही है कि ललन सिंह ने विधायक को तोड़ने की कोशिश की, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की, ये तो मीडिया के लोग माध्यम से बातें आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है जी। नहीं, मीडिया के माध्यम के साथ साथ आपके जो सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने ये बात बोली है बहुत जोर देकर कि आपकी पार्टी के कि ये आरजेडी को, तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं जी। उन्होंने ये बात कही कि 29 तारीख को, और मेरा ख्याल पहला बयान उन्हीं की तरफ से आया, उसी के बाद मीडिया ने चलाया, और उसके बाद मीडिया ने चलाया, फिर ललन सिंह सामने आते हैं, खंडन करते हैं, लेकिन जो बात सुशील कुमार मोदी ने कही वो सच साबित हुई, वो सच साबित हुई। और सच्चाई बिहार के अंदर यह है कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ अलायंस में सरकार बनाते हैं, तब सरकार पे, उस प्रशासन पे राष्ट्रीय जनता दल का छाप दिखता है। हाँ। उसका मगर साहब, मगर वो छाप तो जब वो बीजेपी के साथ हुकूमत में थे, वो छाप तो बीजेपी की भी दिखती थी, और ऐसे कुछ खबरें आई जब वो नीतीश कुमार अलग हुए पिछले साल ही एनडीए से, ऐसी खबरें आई थी कि एनडीए कोशिश कर रही है जेडीयू को तोड़ने की और हुकूमत गिराने की।
तो इस तरह की खबरें जो है वो मतलब जो है वो कहीं किसी से छुपी नहीं है, उस वक्त भी खबरें आई। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो सुशासन बाबू कहलाए। जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो बिहार में जंगल राज का बदलाव आया और नीतीश कुमार का राजनीतिक जन्म जो हुआ वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के विरोध में हुआ था। ठीक है। और नीतीश कुमार की संख्या कम थी सदन में। ठीक है, बिल्कुल। खुर्शीद साहब, आप जो बात बोल रहे थे तो वो बात आरसीपी सिंह की कुर्बत से जाहिर होती है, क्योंकि बीजेपी से कुर्बत की वजह से ही उनको हटाया गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं सीधा रुख करूंगा उपेंद्र जी का, चूंकि तमाम बातें हुई हैं और जेडीयू की तरफ से पिक्चर क्लियर करने के लिए, बात रखने के लिए कि असल है क्या मुद्दा, क्योंकि ये तो कयास आराइयां हैं, ये मार्केट में खबरें चलती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो असल है क्या वो आप ही बताएंगे, कहानी क्या है। नीतीश कुमार का अचानक 2024 के आम इंतखाबात से पहले ये बड़ा फैसला, पार्टी के इतने मजबूत लीडर थे, बड़े करीब थे इस जमाने में नीतीश कुमार के, जाहिर तौर पर कल से पहले तो वो नजदीक ही होंगे, फिर कुछ खबरें आई, कुछ जो है खिचड़ी पकी और फिर नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा। तो असल कहानी क्या है? क्या ये इंडिया अलायंस पर एक तरीके से प्रेशर बनाने की रणनीति है? एनडीए में जाने का कुछ एक रास्ता खोजा जा रहा है, या खुद को बड़ा एक मजबूत आदमी बना करके प्राइम मिनिस्टर फेस जो है वो पीएम का फेस 2024 के लिए बनना चाह रहे हैं? पहले तो शुक्रिया, पहले जी जुड़कर डिबेट में भाग। ऐसी कोई भी कया मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं चल रहा जी। तो लगता है कि वो भी कुछ मीडिया तंत्र जो है जानबूझ करके इस तरह से रुख देना चाहते। ये बात अभी सही बताई लोगों ने कि पार्टी आंतरिक सांगठनिक बैठक पूर्व से होंगे कि पहले इंडिया गठबंधन की बैठक से पूर्व ही निश्चित थी, हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक पूर्व से थी और यहाँ होना था। साथ आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में भी उनसे भी सुना होगा जी कि लोकसभा चुनाव तो मुंगेर से स्वाभाविक है, इस बार का चुनाव होगा सब लोगों के लिए होगा, चाहे जिस भी गठबंधन के लोग। तो अब उनको अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और इस समय में माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य हैं। अभी जिस घड़ी में उन हटना से इच्छा से उस समय सबसे बेहतर सब बैठक में विचार हुआ जी। बेहतर है, ये चाहते नहीं थे, हम लोगों ने इच्छा प्रकट की आप ही इसको संभालिए, तब उन्हें जिम्मेदारी को दी है और इन सबका और पार्टी संगठन में पार्टी हमारी थी, उसी समय से इनको हर तरह से चलाने का चाहे गठबंधन के साथ रहे देखे होंगे इनके क्रेडिबिलिटी जो रही दिखी और कार्यों के बल, अब विकास कार्यों के बल पे आज इस गठबंधन ने हमें सहारा है। इसलिए ऐसी कोई भी कयास लगाई है। आज जो हमारा परिषद बैठक में माननीय मुख्यमंत्री शत्रुघ्न सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, बात है। ठीक है, नजर हसन साहब, अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो इंडिया अलायंस है बड़ी अहम बैठक हुई थी, चौथी बैठक थी उसमें, और जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने तजवीज पेश की कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर का फेस बनाया जाए, वो एक दलित फेस है, और उनकी सपोर्ट में जो है वो दिल्ली के जो वजीर आला हैं अरविंद केजरीवाल वो भी सामने आए। क्या लगता है आपको, जो हम चूंकि मैंने कहा कि भाई बहुत सारी बातें मार्केट में जो है वो चलती हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक बात है कि उसके बाद नाराजगी जो है वो उन्होंने जाहिर की नीतीश कुमार ने, और फिर राहुल गांधी को कॉल करना पड़ा, फोन पर बात करनी पड़ी, उन्हें समझाना पड़ा कि आप बेफिक्र रहिए, अभी हम किसी को चेहरा नहीं बना रहे हैं। तो क्या वो तमाम चीजों को ध्यान में रख करके नीतीश कुमार ने यह फैसला किया कि भाई पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी और वो प्राइम मिनिस्टर का फेस बने इंडिया अलायंस का, वो ज्यादा मजबूती के साथ जो है वो एक तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हैं इंडिया अलायंस के साथ? तो ये भी तमाम जो है खबरें हैं मार्केट में कि खुद को प्राइम मिनिस्टर शिप का जो है फेस बनाने के लिए 2024 के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से ये सारी जद्दोजहद है। देखिए, जब हम अलायंस में रहते हैं, अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो हमें दूसरे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी बातों को सुनना पड़ता है, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये मतलब ये उनकी अपनी सोच है, पार्टी उस पे उनकी बातों से सहमत नहीं है। और ये तो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जब हमारा
इलेक्शन के बाद से हम जब बैठेंगे फिर हम तय करेंगे कौन देश को लीड करेगा। लेकिन जहां तक आप नीतीश जी की बात करते हैं तो नीतीश जी देखिए, नीतीश जी जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं जी, सर्वमान्य नेता हैं। अगर वो खुद जैसे प्लेन टेकअप करने से पहले अगर पायलट अगर अपनी सीट बेल्ट बांध करके बैठा है तो इसमें क्या गलती है, क्या मतलब ये मैनिपुलेशन है? ये तो सारा मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, मीडिया का सारा मैनिपुलेशन है। मेरे हिसाब से अगर वो पार्टी के सर्वमान्य नेता है, अगर वो टेकअप से पहले अगर अपनी कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो बुरी बात थोड़ी है। और पार्टी जो अभी हमारी जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में हम लोगों ने तय किया है कि अलायंस में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और बिल्कुल बड़ा दिल दिखाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। नहीं, असल में ये सवाल देखिए, जब भी कुछ सवाल उठता है ना तो वो माजी देखा जाता है कि माजी में किस तरह की सियासत रही है। नीतीश कुमार 2013 में अलग हो गए थे और एनडीए से जब नीतीश कुमार के सामने ये खबर पहुंची, या पहली बार उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि प्राइम मिनिस्टर फेस जो है वो एनडीए का नरेंद्र मोदी होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत, चूंकि 2002 का हवाला दिया, तमाम सारी बातें हुई, उन्होंने जो है वो एनडीए गठबंधन से वो अलग हो गए। और उसके बाद 2017 में वापस शामिल हुए। 2015 का जो बिहार का जो है असेंबली इलेक्शन था वो आरजेडी के साथ मिलकर के लड़ा। 2017 में इस तरह की जो खबरें आई थी, और वो खबरें जो है वो पुख्ता खबरें हैं, वो ऐसी नहीं है कि कोई यूं ही मतलब कोई कयास आराइयां लगा रहा है। और वो ये थी कि नीतीश कुमार मिले थे सोनिया गांधी से, 19 की तैयारी के लिए बात हो रही थी कि कैसे उनको फेस बनाया जाए, मगर उस वक्त सोनिया गांधी तैयार नहीं हुई। ठीक 2 महीने बाद जो है वापस एनडीए में वो शामिल हो गए और अब 2022 में फिर अलग हो गए। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये तमाम माजी में क्या कुछ हुआ है, किस तरह के घटनाक्रम हुए, क्या सियासत हुई है पहले, किस नजरिए से चले हैं वो, किस लाइन पर चले हैं, उन्हीं तमाम बातों को देख करके हो रही है। देखिए, ये एक दफा मैं एक बात को यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं कि पास्ट में क्या हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बीजेपी से परेशान होके वो हमारे साथ आए हैं। और जो एक इंडिया अलायंस बनी है उसको सबसे पहले उन्होंने पटना में एक मीटिंग रखी जी। और बेसिकली क्या था, ये बीजेपी का जो ये जंगल राज है, ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली बीजेपी ने इनको एक्सप्लॉइट किया, नीतीश जी के इमेज को भी एक्सप्लॉइट किया। आज बीजेपी की पोजीशन ये है कि नीतीश जी और कम्युनिस्ट पार्टी, आरजेडी, जेडीयू सब मिलकर जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से बीजेपी को 2 से 3 आंकड़ा भी लेके आने में लोकसभा में बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो वो अपने हिसाब से जो मीडिया को मैनिपुलेट करके, प्रोपेगेंडा करके वो चाह रहे हैं किसी तरीके से अलायंस ब्रेक हो जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये मुंगेरी लाल के बीजेपी के लिए ये हसीन सपने साबित होंगे आने वाले दिनों में, और ऐसा कुछ नहीं है। हम इंडिया अलायंस सब एक साथ इकट्ठे हैं। वो छोटी छोटी पार्टियां हैं, डिफरेंसेस रहती हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी बट खाएंगे। अशोक यादव जी, चूंकि देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है और ये खबरें इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा था, कोई कदम उठाते हैं, कोई फैसला करते हैं तो वो ऐसे तो होगा नहीं भाई। वो जो है, अगर इंडिया गठबंधन में रहकर भी उन्हें सीएम फेस नहीं बनाया जा रहा, चूंकि उनकी ये ख्वाहिश है, ये वो इस ख्वाहिश को कई बार जो है वो जाहिर कह चुके हैं, जग जाहिर कर चुके हैं कि भाई हाँ है। और ये बात तो लालू यादव ने भी कही थी कि कौन नहीं बनना चाहता प्राइम मिनिस्टर, हर कोई बनना चाहेगा, कोई भी लीडर जो है वो सबसे बड़े ओहदे पर ही पहुंचना चाहता है। तो अगर इंडिया गठबंधन में रह करके भी उन्हें फेस नहीं बनाया जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ये शायद ये चीजें चल रही हैं कि क्यों ना फिर एनडीए के साथ ही चला जाए, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। नीतीश जी ने जब इंडिया गठबंधन का जो फ्रेमवर्क जब शुरू किया, उन्होंने बनाना, सबसे एक करके सारे घटक दलों से मिलना शुरू किया, ये सवाल कई बार उनसे पूछा गया कि क्या आप प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मतलब हो सकते हैं क्या, या आप उसके लिए ऐसा कर रहे हैं क्या। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म से कहा कि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश से मोदी सत्ता को हटाना है जी। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मानी नीतीश कुमार ने ये नहीं खुल के कभी नहीं कहा। हाँ। अब वो अंदर क्या है, वो हर नेता के अंदर जो आपने कहा कि भाई एक इच्छा रहती कि हम देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे पहुंचे, और रहनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात की जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि नीतीश जी मतलब ये अगला उनका कदम ये हो सकता है, इंडिया गठबंधन के लिए थ्रेट हो सकता है। आप ये बताइए कि नीतीश जी बीजेपी को छोड़े क्यों? अभी जिस तरह की उनकी पार्टी का जो हालात बीजेपी ने कर दिया था, आज उनके पास 42-43 विधायक है, 43 विधायक है शायद,
जी। तो इस स्थिति में उनको किसने लाया? इस स्थिति में बीजेपी ने उनको लाया। कहीं रामविलास पासवान जी के लड़की के माध्यम से, कहीं आरजे उनमें जेडीयू में बगावत मतलब करवा करके, तो कहीं न कहीं ये प्रकार नीतीश जी को डैमेज करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसके वजह से वो उससे अलग हुए। और सिर्फ जेडीयू के साथ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नेचर है कि वो जिसके साथ रहती है उसको अंदर से खोखला करती रहती है। कहीं वो जैसे शिवसेना का आपने देखा, खत्म कर दिया उन्होंने, काली दल का देखा आपने जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। तो इस स्वभाव से वो पीड़ित होकर के वो वहां से हटे। तो अब क्या नीतीश कुमार जी को क्या फ्यूचर लग रहा है कि भाजपा के साथ, या जो आप लोग चर्चा करें कि एनडीए के साथ जाने का, उनका क्या मतलब फ्यूचर क्या लगेगा उनको? क्या उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना देंगे क्या जी इंडिया वाले? तो कहीं न कहीं ये सब जो बातें हैं, ये मुझे लगता है कि एक प्लांटेड बातें की जा रही हैं, जो कि एक जो लालू और नीतीश जी की जो जोड़ी है बिहार में, ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया जो नैरेटिव क्रिएट किया है, जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट, जो मंडल कमीशन का जो 89 या 90 का जो दौर था, तो उस मंडल कमीशन के दौर को फिर से उकेरा जा रहा है। क्योंकि जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, उनकी जो संख्या के हिसाब से उनको अधिकार नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जिस तरह से कमंडल की राजनीति करके 1990 में उन्होंने मंडल कमीशन के ऑब्जेक्टिव को डिरेल करने की कोशिश किया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि ये जो लालू नीतीश जी की जोड़ी, जो आज फिर से एक जाति जनगणना और जो पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी सत्ता में और सरकारी नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को डिरेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजें को प्लांट करवा रही है, ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, उसके घटक दल आपस में लड़ रहे हैं, लालू नीतीश आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपने देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी जी को इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम किया, किस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम किया, उनको टोटी चोर बोला गया, उनको पता नहीं क्या क्या बोला गया, राहुल गांधी जी को उल्टा सीधा बोला गया, पप्पू और क्या क्या। तो कहीं न कहीं ये जिसको तोड़ नहीं पाते हो, उसके पीछे ये एक एजेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं, उसको डैमेज करने की। दानिश जी, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। दानिश जी भाई, ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं, यानी बीजेपी, वो एक नैरेटिव सेट करने के लिए झूठ फैलाते हैं मार्केट में और फिर उसका डंका पीटते हैं, और इतनी बार झूठ बोला जाता है कि वो देखने वाले को, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, सामने वाले को जो है वो सच लगने लगता है। यानी इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो एक रूटीन प्रोसेस था जिसके तहत वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा फिक्र करने वाली की बात नहीं है। मगर जो बीजेपी है वो एक प्रोपेगेंडा चलाकर, झूठ फैलाकर इमेज को खराब करने की कोशिश करती है। बात कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। देखिए, अखिलेश पटेल ने कहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था? ममता बनर्जी द्वारा जब खड़गे जी का नाम प्रस्ताव रखा गया ममता बनर्जी के द्वारा, तो जैसा तो यूनाइटेड के नेता ने क्या कहा, खड़गे वर्गे कौन है, ये खड़गे नहीं हो, वो जिनको था। कल ही ममता बनर्जी का बयान आया है, पूछता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान आता है कि ममता बनर्जी को लगातार मैंने बंगाल में हराया है। अब आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के इसमें कुछ मुदाखलत है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी इनके मुंह में जाके प्रस्ताव देती है? ये बिल्कुल ठीक है। उपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, चूंकि दानिश जी का कुछ शायद टेक्निकल कुछ इशू है, वहां पर नेटवर्क का इशू है, उसकी वजह से क्लियर आवाज, क्लियर पिक्चर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र जी, ये जो जितनी भी जद्दोजहद है, जितनी भी तमाम बातें हैं, ये अलग अलग मार्केट में चल रही हैं, मगर यहां पर यह भी बात हो रही है, अगर हम देखें नीतीश कुमार जो हैं, उनकी शायद कुछ इस तरह की आदत रही है कि जब किसी लीडर को वो बढ़ता हुआ देखते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो उसके पांव को खींच लेते हैं, उसके पर जो है वो कतरना शुरू कर देते हैं। और शरद यादव जो हैं
पहले एग्जाम्पल है। उनके अलावा उनसे पहले भी बड़े एग्जाम्पल थे, मगर हम जेडीयू की बात करें, उनको हटाया गया। उसके बाद जीतन राम मांझी के साथ क्या हुआ वो सबके सामने है। और अब ललन जो है वो ललन सिंह बने हैं उनका शिकार। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार घबरा जाते हैं अगर किसी लीडर को वो बढ़ता हुआ देखते हैं। तो मतलब जो है, क्या नीतीश कुमार अपने से बड़ा पार्टी के अंदर किसी और लीडर को नहीं होने देना चाहते? आप अनम्यूट कीजिए, शायद आपने म्यूट कर दिया हुआ है। नहीं चल रहा जी। हेलो, हाँ बताइए, बोलिए। हमारे नेता आज तक, मैं इसका गवाह हूं जी, साथ जब से जनता दल से वक्त हुए थे, जनता दल समता पार्टी के समय से आज तक लगातार हूं, और मैं इसका बिहार में तो इसका गवाह हूं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को आज हम उस लोकसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं, यहाँ पर माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं, एक साधारण परिवार से उन्होंने दूसरी सांसद बनने का मौका दिया। इस तरह से पूरे बिहार में चंद्रेश्वर प्रसाद चंदन सिंह जी हैं जी, लालचंद्र स्वामी जी कटना से बहुत, हमको लगता है साधारण वो कर सकते थे ये स्थिति, ये स्थिति आज तक उन्होंने बड़ा ही किया जी। लेकिन तक जो बातें उसकी और भी कारण हो सकते हैं। अन्य जो नेता के बारे में, चाहे वो आरसीपी बाबू के बारे में बोल, चाहे आप अभी हमारे से आकर और लोग यहाँ से चले गए, की परिस्थितियां उनसे ना मिली, उनका समय नहीं मिला, विचार था, हर लोग स्वतंत्र हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन इन्होंने एक एजेंडा रखा चलने का, इसमें कभी नहीं वो अपना हर लोग को उन्होंने बढ़ाने का, हर समय लोगों को समझते हैं। विकास के एजेंडे तो जो इनके साथ आए, हर किसी को साथ रखे, कभी कमी नहीं रहा। हम नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का, इन नेताओं का आपने बड़ी सम्मान से कहते हैं हमारे पार्टी के जी, लेकिन हर लोग स्वतंत्र, विचार बदल सकते हैं, लेकिन विचार नहीं। खालिद रजा साहब, ये जो हम देख रहे हैं इंडिया अलायंस के अंदर, जैसे उधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि फैसला हम करेंगे कितनी सीटों पर लड़ना है कितना नहीं। ठीक है साहब, ममता बनर्जी जो है वो क्लियरली कह चुकी हैं कि यहाँ मुकाबला जो है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, बीजेपी से हम हरा सकते हैं, बाकी कोई और पार्टी नहीं है। इंडिया अलायंस में वो है मगर वेस्ट बंगाल से बाहर हैं, पश्चिम बंगाल से बाहर हैं। नीतीश कुमार जो है उनकी सियासत अपनी तरफ जो है वो चल रही है। उन्हें पिछली बार जब 5 सूबों में इंतखाबात हो रहे थे, इंतखाबात के बाद जो है जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फ़ोन करके उनको मनाया था, जब उनके बयान आए थे कि भाई आजकल तो कुछ ध्यान नहीं दे रही कांग्रेस इंडिया अलायंस के ऊपर, और ये तमाम बातें हुई थी। और अब चौथी मीटिंग के बाद वो राहुल गांधी को फ़ोन करना पड़ा। तो ये तमाम जो है वो चल रही है, मतलब खिचड़ी पक रही है। उधर जो है शिवसेना भी कह रही है कि भाई हम जो है महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हम ही है और हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा जो है कहीं परेशानी और उलझन में नजर आ रही है, आपको लगता है जो इंडिया अलायंस है वो, और उसमें उसका सबसे ज्यादा दबाव जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही है? देखिए, कांग्रेस के ऊपर ही दबाव है, और इंडिया अलायंस में जो इंडिया ब्लॉक है उसके अंदर उलझने तो हैं। हाँ। और सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर सी बात है हर पार्टी चाहती है कि उसका सीट शेयर ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके लिए एक तरह से इंटरनली भी इंडिया ब्लॉक में या किसी भी जो भी अलायंस होता है उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर भी बनाने की कोशिश होती है सीट ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए। लेकिन इंडिया जो ब्लॉक है उसके अंदर कई तरह के मुझे लगता है कि डिफरेंसेस सामने अभी और वक्त के साथ आएंगे। मैं बिल्कुल इसमें निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। ये मेरी जो एनालिसिस है, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा होने वाली है वो भी एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी। राहुल गांधी की यात्रा जब नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल में इंटर करेगी और कांग्रेस जब वहां मजबूत होगी, तो कांग्रेस का मजबूत होना या कांग्रेस का गेन करना वो टीएमसी का लूज करना होगा उतना, या उतने वोटर्स का। तो जिस जिन रियासतों में जाएंगे, झारखंड में इंटर करेंगे, उसके बाद वो और भी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वहां अखिलेश का जो वोट बैंक है, तो जो वहां पर अखिलेश को थ्रेटन वो थ्रेटन करेंगे, वो बिल्कुल डर होगा। जिन और जब ये महाराष्ट्र में इंटर करेंगे तो फिर महाराष्ट्र में फिर शिवसेना है, वहां एनसीपी है। तो कांग्रेस जितना असर्ट करेगी
वो इंडिया ब्लॉक में और न्याय यात्रा के दौरान उतना थोड़ा सा डिफरेंसेस होंगे और लोग अंदर से थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि इनसिक्योर फील करेंगी तमाम पार्टियां। तो अब इसको कैसे मैनेज करेगी कांग्रेस, जो इंटरनल जो डिफरेंसेस या इंटरनल जो थोड़ा सा जो इस तरह का जो इम्बैलेंस है उसको कैसे वो मैनेज करेंगे, ये कांग्रेस के पर डिपेंड करेगा और तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं वो कैसे इसको डील करते हैं। ये बहुत ही नाजुक मामला मुझे लगता है कि होने वाला है। नजर हसन साहब, ये थोड़ा मुश्किल घड़ी है कांग्रेस के लिए, क्योंकि चारों तरफ से दबाव है। उधर नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है, शिवसेना है, तमाम पार्टियां वो कांग्रेस को एक तरीके से प्रेशराइज कर रही हैं और प्रेशर डालने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं कांग्रेस के बजाय उन पार्टियों को मिल जाएं। तो ये जो एक मतलब मुश्किल घड़ी है, ठीक है नीतीश कुमार जो अपना कर रहे हैं, मगर बाकी तमाम चारों तरफ से हर जानिब से कांग्रेस ही घिरी हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है हम जी, ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कांग्रेस पार्टी पे है जी। तो certainly हम लोग बड़ा दिल दिखाएंगे, जैसी टॉप लीडरशिप कांग्रेस की बोल चुकी है कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे और ये जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं इनको सर्टनली हम लोग सपोर्ट करेंगे और जहां जहां बड़ा दिल दिखा के जहां जहां एडजस्टमेंट होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे। पर सियासत में दिल बड़ा नहीं दिखा जाता हमेशा। सियासत में तो मतलब जो है वो ऐवान के अंदर मतलब सियासत में सिर गिने जाते हैं और ऐवान में जो है वो नंबर देखे जाते हैं कि किस पार्टी के कितने नंबर हैं। तो यूपीए हुकूमत को यूपीए 2004 से 2014 तक की जो यूपीए हुकूमत थी 2 बार, वहां पर देखा होगा आपने कि जब कोalition गवर्नमेंट चलती है, जब आप किसी के साथ दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर के हुकूमत चलाते हैं तो कितनी मुश्किलें आती हैं, दूसरी पार्टी कितना हावी रहती है, वो पोर्टफोलियोज मांगती है, फिर कितने घपले हुए ये भी आपको पता है, कितनी जो है वो सारी चीजें हुई थी उस वक्त। तो बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा दिल की बात नहीं है, बात जो है वो बड़ी पार्टी की है और बड़े नंबर्स की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बातों से हम टोटली इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन बेसिकली देखिए आज 2 आइडियोलॉजी की लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। आज के दिन में आप देखिए जो डेमोक्रेटिक जो भी हमारे जो भी पिलर्स हैं सबको तो बीजेपी ने सारी चीजों को खत्म कर दिया है। तो हम इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट रख के इलेक्शन लड़ेंगे, उसके लिए बड़ा दिल दिखाएंगे और जहां जहां हमें लगेगा कि ठीक है ये इंडिया अलायंस के लिए बेहतर है, हम वहां पे बिल्कुल जो रीजनल जो पार्टीज है उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। हमें नहीं लगता है 2024 में अगर ये दोबारा पावर में आए तो देश का संविधान बचेगा, क्योंकि अगला इनका टारगेट संविधान है। हाँ, ये बड़ा मसला है। मतलब जो है वो ये कहीं ना कहीं खौफ है जो अपोजिशन पार्टीज हैं, मगर बीजेपी के जो हमारे साथ लीडर हैं दानिश बिहार से, कुछ टेक्निकल इशू है, हम जवाब चाहते हैं उनसे, कुछ ना कुछ इशू है उनके साथ टेक्निकली जो है वो। और उपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, ये जो तमाम जो चीजें चल रही हैं और कहीं कुछ बिहार के अंदर कुछ बदलाव की बातें भी चल रही हैं, मतलब बीजेपी के लोग भी बयान दे रहे हैं तो थोड़ा बच बच करके दे रहे हैं। और जैसे शुरू में खालिद रजा साहब ने भी कहा, हमने भी जो है वो बयान को बताया कि भाई कैसे जो है वो केसी त्यागी ने आज साफ तौर पर कहा है कि कोई परमानेंट ना तो दुश्मन है और ना कोई दोस्त होता है पॉलिटिक्स में। ये बात जो है अक्सर नेता अक्सर कहते हैं, मगर ऐसे वक्त में कही जाए जब जो है वो नीतीश कुमार आपके पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं और 2024 जो है वो सर पर है, तो ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ इसका असर बिहार की पॉलिटिक्स पर और खास तौर से बिहार की जो हुकूमत चल रही है इस वक्त उस पर भी पड़ सकता है। हमें तो ऐसा जी, कारण यहाँ सरकार ढंग से चल रही, विकास के कार्य पर बस रही है। हाँ। और आप होंगे कि लगातार जितनी ज्यादा सरकारी नियुक्तियां होती है ये पूरे देश में एक मिसाल कायम करता है। और उसके अलावा आप देखे होंगे सरकार चलाने में कहीं कोई रह गई बातें और तरह की बातें जो प्रयास लगाई जा रही है यहाँ वो बिल्कुल हमको लगता है बेबुनियाद है। हर दिन हम लोग ऊपर बात हो रही है, कोलिशन के जो मिलकर सारे कार्यक्रम कर रहे हैं और इंडिया के बैनर तले लोग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संसद की घटना में जो सांसदों को निलंबित किया गया था उसमें भी हम लोगों ने साथ साथ कार्यक्रम किया है
तो ऐसी कोई सुगुवाहट की बात नहीं, बिहार से तो नहीं। हाँ, लोग कयास का बाजार है, उसमें तो अब लोग स्वतंत्र हैं। हाँ, सभी अपनी बात रहे। आलोक जी, क्या लगता है आपको, जैसे इंडिया जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं भाई, जो इंडिया ब्लॉक है और उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल दौर चल रहा है और आपकी पार्टी भी वो डिस्टर्ब करती रहती है, बार बार कई बयान आते हैं अखिलेश यादव जी के, ठीक है साहब। और जब मध्य प्रदेश में जो है असेंबली इंतखाबात हो रहे थे, वहां पर भी किस तरह की बातें हुई, क्या अखिलेश की तरफ से बयान आए और फिर क्या कमलनाथ की तरफ से जो है जवाब दिया गया, वो भी सबके सामने खटास जो है बढ़ी थी, उसमें भी कांग्रेस के लीडर्स को जो है वो बीच बचाव करना पड़ा एक तरीके से आकर के। तो क्या लगता है कि क्या सब कुछ ठीक माना जाए, इंडिया ब्लॉक के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा है और सब मिलजुल करके लड़ेंगे? ये जो बातें हो रही हैं नीतीश कुमार क्यों पार्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं और क्या कुछ हो रहा है, इसका कोई कुछ असर नहीं दिखेगा इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश का आप बात कर रहे हैं, वो उसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार इसका जवाब दिया है जी। और उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म, बात खत्म, रात गई बात गई। था जी, वो मैटर था मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के, जो थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं गलतफहमियां थी जी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो खत्म हो गई। तो उसका अब समाजवादी पार्टी का कहीं से कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा, अगर समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखेंगे तो जब भी हम लोगों ने गठबंधन जिसके साथ भी किया है, चाहे वो बहन जी के साथ गठबंधन हमारा था, जो हमने बहन जी को उनकी मुंह मांगी सीटें देने का काम किया और 0 से 10 पे उनको पहुंचाने का काम किया। हमने गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ भी किया था 17 में, हमने कांग्रेस पार्टी के साथ भी कितना हेल्दी अलायंस हमने किया था, ठीक है, सफलता नहीं मिली। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को बड़े मतलब संजीदगी से निभाती है और हमेशा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाती है। हाँ, मगर इस बार उत्तर प्रदेश से जो है वो बड़ी खबरें आ रही हैं, वो ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस कोशिश में है कैसे भी करके मायावती को अपने साथ जोड़ ले, बीएसपी को अपने साथ जोड़ ले, और इसी वजह से शायद जो है वो बार बार नाराजगी जो है वो जताते रहते हैं अखिलेश यादव। चूंकि सियासत तो सब जगह जो है वो चल रही है, खिचड़ी सब जगह पक रही है, सिर्फ बिहार में ही नहीं है। देखिए, हमारे जो मीडिया में आया कि अखिलेश या हमारी पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि बीएसपी साथ में आए जी, लेकिन हमारे नेता के द्वारा या किसी आधिकारिक प्लेटफॉर्म के द्वारा इस बात की पुष्टि कहीं नहीं हुई कि हम नहीं चाहते बीएसपी इस गठबंधन में आए। हम लोग गाहे बगाहे कहीं न कहीं प्लेटफॉर्म से ये चीज बोलते भी हैं कि जितने लोग आएंगे उतना ये अलायंस मजबूत होगा। तो ये चीजें जो है, हमें लगता है कि आधिकारिक बयान नहीं किसी नेता का है, एक कयास वाली बात है कि बीएसपी को हम लोग नहीं चाहते हैं। हमको बीएसपी से क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, उनका अलग दल है, सारा सिस्टम है। समाजवादी पार्टी को बीएसपी से कोई समस्या नहीं है। अगर इंडिया अलायंस में बीएसपी आना चाहती है तो घटक दल जितने भी हमारे सहयोगी दल, सबकी सहमति से आएगी बीएसपी। कोई समाजवादी पार्टी से सहमति थोड़ी लेना है, सबकी सहमति होगी, सबकी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट होगा, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बीएसपी अगर सहमत हो रही है, सारी चीजें सीट शेयरिंग तो सहमत हो रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन अपने बहन जी का बयान, अभी तक जो भी बयान उनका है, वो हर जगह बोली है कि हम अकेले लड़ेंगे, हमने इंडिया के साथ जाएंगे, हम इंडिया के साथ जाएंगे। हाँ। वो खुद बोल रही है, सपा नहीं बोल रही है खुद अपनी तरफ से, बहन जी खुद बोल रही है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। और रह गई बात, आपने जिस तरह की ये चल रहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़ा झंझट है, बड़ा बवाल है, ये है वो है, आप ये बताएं, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, बीजेपी से लड़ रही है, और एक जो मोदी शाह की बीजेपी है वो असली बीजेपी से लड़ रही है। क्योंकि ये नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, या यूपी में नारा देते हैं सपा मुक्त यूपी। तो ये सपा या कांग्रेस मुक्त नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नेता मुक्त बीजेपी। हाँ, मगर बीजेपी की तरफ से बिल्कुल ठीक है, बीजेपी की तरफ से जवाब देने वाला अभी कोई नहीं है। खालिद रजा साहब, अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही G20 हुआ था यहाँ पर, और उसमें जो है दुनिया भर के लीडर्स आए थे, बड़े लीडर्स आए थे, और फिर जो सदर जमहूरिया हैं भारत की, वो उन्होंने एक दावत दी थी। उस दावत में नीतीश कुमार और जो हेमंत सोरेन है, उनकी कुछ पिक्चर्स जो है वो आई थी सामने। प्राइम मिनिस्टर के साथ वो किस लहजे में मिल रहे थे, किस अदा के साथ, मतलब एक बड़ी सादगी के साथ वो फोटो थी। और नीतीश कुमार तो खासतौर से जो उनका पहरावा था, जो उनके मतलब चप्पल वो जो उन्होंने पहने हुए थे, जो सैंडल्स, वो बड़ी मतलब सादगी का इजहार कर रहे थे, मगर बहुत ही अपनाइयत के साथ जो है वो मुलाकात और वो पिक्चर्स जो है वो आई थी। और उसके बाद से ये खबरें आना शुरू हो गई कि नीतीश कुमार और
खास तौर से नीतीश कुमार और फिर हेमंत सोरेन, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब इधर से उधर पाला पलटने वाले हैं या पाला बदलने वाले हैं? तो ये जो पिक्चर्स आती हैं या जो फोटोज आते हैं, तस्वीरें कुछ आती हैं, उनसे सियासी जो तज्जिया निगार हैं वो फिर कुछ अपने तौर पर खबरें निकालने लगते हैं और उसी को लेकर के फिर पूरी कहानियां बुनी जाती हैं। तो नीतीश कुमार का जेडीयू का प्रेसिडेंट बनना, पार्टी का प्रेसिडेंट बनना, और उन तस्वीरों को अगर आप देखें मिलाएं, चूंकि आपने कवर भी किया था जो है वो G20, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, G20 के दौरान जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो डिनर दिया गया था तमाम G20 लीडर्स को, उसने में तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स और बड़े लीडर्स को बुलाया गया था देश के, तो उसमें जो मुलाकात हुई उसको हम, चूंकि उसके बाद अगर हम हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह का जो वालहाना इस्तकबाल था, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें नहीं निकालना चाहिए उससे उसके मानी, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो इंडिया ब्लॉक की जो बात है, ये उसके बाद कितना मजबूत हुआ, किस तरह से उसकी, ये चूँकि G20 सितंबर के शुरुआत में G20 का इनेकाद हुआ था और सितंबर के बाद से अब बहुत वक्त गुजर चुका है और इंडिया अलायंस की 4 मीटिंग हो चुकी है। उसमें तमाम जो लीडरान है उसमें उनकी भी जो केमिस्ट्री नजर आ रही है, उसमें नीतीश कुमार का अहम रोल रहा है शुरुआती दौर से तमाम लोगों को जोड़ने में और इंडिया ब्लॉक को इकट्ठा करने में। तो इस तरह से उसको, इससे मुझे लगता है कि शायद जोड़ना ऐसा मुनासिब नहीं लगता है। उसके अलग कुछ इक्वेशन आज अब मौजूदा दौर में बन सकते हैं कि वो इंडिया के साथ चले जाएं, लेकिन वो वहां की केमिस्ट्री हो सकता है अब काम आ जाए, लेकिन क्योंकि उसके बाद बहुत, जिसको कहते हैं कि पानी बहुत आगे निकल चुका है, बड़ी तेजी से बदलाव भी हुए हैं सियासत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर वो सामने आती है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों ही पार्टियां पशुपेश में हैं, कश्मकश में हैं, थोड़ा सा उलझन में है कि भाई ये नीतीश कुमार का जो ये दांव है ये किस लिए है, ये अगला कदम उनका क्या होगा। और आपको लगता है कि एनडीए या बीजेपी, मैं सीधे तौर पर कहूं, एनडीए थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान होगी या फिर वो चाहेगी कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से अलग हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार अगर वहां रहे तो उसका सीधा नुकसान, और अगर उनको फेस बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है 2024 के लिए, अगर एक मतलब एक ये कयास है, अगर बना दिया गया तो उसका ज्यादा नुकसान जो है वो एनडीए को होगा, बीजेपी को होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद बिहार की हो सकता है कि, हालांकि कल शाहनवाज हुसैन का बयान आया था कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन जेडीयू का बन रहा है प्रेसिडेंट, कौन नहीं बन रहा है, हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। मगर अगर ऐसा हो गया, हम एक बार कयास आराइयों की बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर उसका नुकसान जो है वो सीधे एनडीए को होगा, बीजेपी को होगा, और शायद नीतीश कुमार की वजह से वो दिल्ली, हरियाणा और खासतौर से उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी, कुछ सीटों पर भी जो है उसका असर पड़ेगा। खालिद साहब। जी देखिए, चूंकि मामला है कि जो शाहनवाज हुसैन का बयान की बात कर रहे हैं, तो वो तो खैर एक पार्टी का स्टैंड होता है, वो अपने आप को एक मजबूत जेस्चर अब देने की कोशिश करते हैं अवाम में। लेकिन कुल मिलाकर जो इंडिया ब्लॉक है उसमें अगर हम मीडिया की बात करें तो जिस तरह का मीडिया का रुझान है, तो मीडिया का रुझान तो वो तो दिखाने की कोशिश करता है कि उसमें एक तरह का खलफशार है। डिफरेंसेस देखिए हर जगह होते हैं पार्टी के। अभी एक हमारे मेहमान बोल रहे थे कि बीजेपी के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त डिफरेंसेस हैं कि बीजेपी के गुजरात लॉबी को लेकर अलग एक एंटी गुजरात लॉबी भी है बीजेपी में, और बहुत तरह के उसके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस ज़रूर रहते हैं तमाम, और डिफरेंसेस अच्छी हेल्दी बात भी है, किसी सियासी सिस्टम में डिफरेंसेस का होना अच्छी बात भी है। तो कुल मिलाकर इंडिया अलायंस जो है उसमें जो तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस पर कांग्रेस की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो अगर इसको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसको अगर एड्रेस कर लेती है, क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरी एनालिसिस है कि अभी डिफरेंसेस और बढ़ने की चांसेस हैं, बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो न्याय यात्रा होगी तो तब देखिएगा जाहिर तौर पर वो कुछ और बातें जो है वो सामने आएंगी। पर मेरा सवाल ये था कि क्या एनडीए जो है वो थोड़ा सा इसलिए कश्मकश में है या परेशानी में है कि अगर नीतीश कुमार बने रहे और अगर इंडिया ब्लॉक ने उन्हें चेहरा बना दिया 2024 के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर उनको बना दिया बाई चांस, तो उसका सीधा नुकसान, ज्यादा नुकसान जो है वो एनडीए को होगा। फिर बिहार में जो है उनकी सीट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी उसका असर पड़ सकता है। क्या कुछ ऐसा लगता है आपको?
देखिए, अब मामला यह है कि नीतीश कुमार चूंकि अब जो पार्टी के अध्यक्ष भी हो गए हैं, वो ओबीसी चेहरा भी हैं, अब वो उत्तर प्रदेश से उनके बार बार इलेक्शन लड़ने की भी बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है बिहार में इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। अगर वो वाकई अगर इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर बना दिए जाते हैं तो बिहार में इसका फायदा तो होगा ही होगा इसको इंडिया ब्लॉक को। उत्तर प्रदेश में भी फायदा होने वाला है और दूसरी कुछ रियासतों में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार कैंपेन ले जाएंगे। ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो कराया है और उसको लेकर रिजर्वेशन जो है और ओबीसी के को आगे बढ़ाने की बात को लेकर ये मुसलसल जाएंगे और इससे यकीनी तौर पर एनडीए को झटका लगेगा और नुकसान की उम्मीद ज्यादा है अगर नीतीश कुमार चेहरा होते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। अशोक यादव जी, क्या फाइनल रिमार्क्स रहेंगे? ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, जो कयास आराइयां हैं, नीतीश कुमार का कदम या फिर उनका दांव, कोई कदम कह रहा है, कोई दांव कह रहा है, कोई मजबूरी कह रहा है, कोई एक चाल बता रहा है, तो कुल मिलाकर के फाइनल रिमार्क्स क्या होंगे? क्या सब कुछ ठीक होने वाला है इंडिया ब्लॉक के लिए या कुछ मुश्किल वक्त जो है, जैसे खालिद रजा भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाला वक्त थोड़ा सा और मुश्किल भरा हो? देखिए, इंडिया ब्लॉक का गठन क्यों हुआ? सबसे पहले तो इसकी आप समझिए, इंडिया ब्लॉक का गठन इसलिए हुआ कि जो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी जो 63% वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए हुआ। ठीक है। और अगर इस ब्लॉक का कोई भी नेता या कोई भी घटक दल अगर इस तरह के बिहेव अगर करता हुआ दिखेगा जनता को कि जो इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहा है, तो मुझे लगता है उस दल को नुकसान होगा, क्योंकि जनता चाह रही है कि गठबंधन एक मजबूत बने ताकि उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिले, जो कि मोदी जी की आइडियोलॉजी को लाइक नहीं करती जो जनता, वो चाहती है। और इस क्रम में चाहे नीतीश कुमार जी, मैं फिर कहूंगा, वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। अगर उनको इस तरह का कोई स्टेप लेना होता तो बिहार में जो जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जो कास्ट सेंसस करवाए, जिस तरह से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए खुल के भाजपा से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, तो मुझे लगता है कि नीतीश जी इस तरह का कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जो इंडिया गठबंधन के लिए या बिहार की जनता के लिए या इस देश के जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जो जुटान हुआ है, जो अलायंस हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, इसको सेहत को कहीं कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर कोई भी इंडिया ब्लॉक का नेता अगर शिफ्ट करता है तो एक तरह से वो विलेन की भूमिका में आएगा जनता की नजरों में, क्योंकि जनता चाह रही है गठबंधन बना रहे, जनता चाह रही है देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। ठीक है। नजर हसन साहब, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके? चूंकि मैंने कहा कि भाई अगर कहीं कुछ उलझन होगी तो वो सबसे बड़ी अगर पार्टी है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी उसके सामने आएगी, तो क्या कुछ फाइनल रिमार्क्स होंगे? किस तरीके से तमाम चीजों को मैनेज किया जाएगा? कैसे नीतीश कुमार को मना करके, बना करके साथ रखा जाएगा? देखिए, जमहूरियत बचाने के लिए जी हम कोई भी स्टेप ले सकते हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि कंट्री फर्स्ट लेके पार्टी चल रही है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कंट्री फर्स्ट, जमहूरियत को बचानी है, डेमोक्रेसी को बचानी है, तो उसके लिए हम बड़ा दिल दिखाएंगे। और जहां जहां पे भी जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, ऑफ कोर्स एक छोटी सी फैमिली में डिफरेंसेस होती हैं, ये तो इतनी सारी पार्टियां एक साथ हैं, रीजनल पार्टीज, तो इंशाल्लाह सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले इंडिया अलायंस कमेटी की हमारी मीटिंग भी हुई थी, तो सारी चीजों को हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे और इंशाल्लाह जमहूरियत बचाने की लड़ाई है ये। भाई, जब हिंदुस्तान रहेगा, जमहूरियत, डेमोक्रेसी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तब तो देश रहेगा ना, ये तो देश के बचाने की लड़ाई। उपेंद्र जी क्या कहेंगे? कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार। क्या कहेंगे उपेंद्र जी? मतलब क्या जो इंडिया ब्लॉक है उसे अब नीतीश कुमार से डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो डराते रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको थोड़ा सा वो करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। देखिए, अगर वो डराते नहीं तो पार्टी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के जो पार्टी के सदर हैं कौमी, उनको फोन नहीं करना पड़ता 5 इंतखाबात के फौरन बाद। अगर डराते नहीं तो अभी पिछले हफ्ते राहुल गांधी को उन्हें कॉल नहीं करना पड़ता, कॉल करके उन्हें मनाना नहीं पड़ता, तो जाहिर तौर पर डराते तो रहते हैं वो। हमको लगता है कि बड़े नेताओं का आपस में संवाद होना भी एक मीडिया का प्रश्न बन जाता है। कुछ हमको लगता है क्या, कुछ टीवी और यूट्यूब के जो चैनल है, हम सबों की बात नहीं कर रहे हैं, लगता है टीआरपी के लिए भी कुछ नया न्यूज बना दिया है।
बड़े नेताओं का आपस में संवाद होना, इंडिया गठबंधन बन रही है। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था, उसमें में नीतीश जी गठबंधन के लिए परेशान थे कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ये तो खुद परेशान है पहले से। और जिन्होंने बुनियाद ही रखा इस गठबंधन का, उनके बारे में ऐसी बातें सोचना हमको लगता है कयास के अलावा कुछ नहीं है। और बड़े नेताओं का संवाद चुनाव के बाद, जो राज्यों का चुनाव हुआ उसके बाद से, वो डायलॉग बना रहना चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। खालिद रजा साहब, क्या फाइनल रिमार्क्स हैं आपके? देखिए, एक तो जेडीयू के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ, जेडीयू के अंदर का डेवलपमेंट भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है कि इंडिया ब्लॉक में क्या, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट इंडिया ब्लॉक में सीधे तौर पर करेगा कि नीतीश कुमार किस तरह से असर्ट करेंगे। अब चूंकि कोई वहां पर जेडीयू में किसी से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब सिर्फ डायरेक्ट तमाम लीडरों की बात नीतीश कुमार से होगी, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या अगर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और नीतीश कुमार के मर्जी के मुताबिक, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार ऐसे भी, जैसे बता रहे थे एक हमारे मेहमान के, नीतीश कुमार ने कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, वो तो बस जमहूरियत को बचाने के लिए और तमाम लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं, उतने वोट को यूनाइट करना। नीतीश कुमार जब जब बोलते हैं कि उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें ये नहीं बनना, इसका मतलब वही चाहिए होता है, तब वही चाहिए होता है। पहले वो, क्योंकि सियासत में ये कहा जाता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। बहरहाल क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीवी पर इस वक्त हमें देख रहे थे उन तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।